राजकोट में बीबीए बीकॉम के पेपर लीक होते हैं, सूरत में लीक होते हैं, मेहसाणा में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा लीक होती है, पीजीवीसीएल के क्लर्क की परीक्षा लीक होती है, गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हेड क्लर्क के एग्जाम का पेपर लीक होता है, एक और पर्चा लीक होता है, पुलिस गिरफ्तारी करती है, जो लोग मिलते हैं उनमें भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं। गुजरात का युवा ये जानना चाहता है कैसे पेपर लीक हो जाता है, क्यों नहीं नजीर बनती है। आप पर इल्जाम है कि आपने देश की सरकार के द्वारा ड्रग्स कंट्रोल के लिए जो तयशुदा मानक हैं उनका उल्लंघन करके रेमडेसिविर इंजेक्शन हासिल किए और भाजपा के कार्यालय से बंटवाए। कि हम किसी को मदद कर रहे हैं, उसकी जान बच रही है, तो वहाँ वो हम कहीं से भी लाए हो तो भी कांग्रेस को इस मुद्दे पर तो नहीं जाना चाहिए। भूपेंद्र पटेल नाम के सीएम पर सिक्का चल रहा है प्रदेश अध्यक्ष का। मैं स्पष्ट था कि जिसको भी पार्टी टिकट तय करेगी मैं उसको जिताने के लिए काम करूंगा। फिर ये चर्चा क्यों होती है कि विजय रूपाणी और सीआर पाटिल के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? उसके सामने तो मैं बच्चा हूँ। सीआर पाटिल तो गैर गुजराती हैं। तो गुजरात के लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आप वाले को, जो खुद दिल्ली के नहीं है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में ये नियम है कि 75 साल से ऊपर के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा? कई सालों से बनाया हुआ है। तो फिर उम्मीदवार नंबर 182 योगेश भाई, क्या हुआ वहाँ पे? आप प्रचार में नहीं जा रहे हैं, पर आपका दावा बड़ा दिलचस्प है। कितनी सीटों पर सीआर पाटिल के हिसाब से बीजेपी जीतने जा रही है? बस रिकॉर्ड करेंगे। भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी कल्चर की मुखालफत कर रही है, पर अब आपके विपक्षी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हम करें तो बोलते हैं रेवड़ी कल्चर है, इनका मन करे तो ये सिलेंडर फ्री दे दें, इनका मन करे तो ये कह दें कि फीमेल सीनियर सिटीजन्स को बस में फ्री। पूरे जो उन्होंने रेवड़ी बांटी उसकी टोटल कीमत अगर हम पकड़ते हैं तो एक साल में 8.5 लाख करोड़ होती है। अब गुजरात का बजट है 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख में से 8.5 लाख करोड़ की रेवड़ी आप कैसे दोगे? क्या 2014 के गुजरात सरकार के उस फैसले पर यकीन किया जाए जिसमें सरकार ने कहा कि सजा माफी ठीक है लेकिन बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में रियायत नहीं होनी चाहिए, या 1992 का हवाला दिया जाए? जज जिसने फैसला दिया था उसने खिलाफ संस्तुति दी, इसके बावजूद प्रिजन कमेटी ने रिकमेंडेशन की और जिन लोगों को बलात्कार के मामले में सजा सुनाई गई थी उनको छोड़ दिया। जमघट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ये लल्लन टॉप का वो चुनावी मंच है जहां सत्ता के दावेदारों से और सत्ताधीशों से जनता के हिस्से के सवाल पूछे जाते हैं। वो सारे सवाल जो चुनावी गप का हिस्सा होते हैं, कई बार अफवाह की शक्ल में सबसे पहले सामने आते हैं और कुछ रोज में वो एक और सत्य की तरह दर्ज हो जाते हैं। कई बार ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती हैं, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगे पीछे की बातें होती हैं, कई बार बातें होती हैं जो राजनीतिक पत्रकारों की गोष्ठियों से पता चलती हैं, बातें होती हैं जिनके आधार पर किसी नेता और वो जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसके व्यक्तित्व और उसकी छवि का गठन होता है। और जमघट के इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नवसारी से सांसद चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल। सीआर पाटिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका जमघट में सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ी कहानियां सुनी सूरत में, अहमदाबाद में, और उन पत्रकारों से भी जो संसद कवर करते हैं। कुछ लोगों के लिए सीआर पाटिल जीके का एक सवाल है। वो सांसद जो 6,79,000 से भी ज्यादा के मार्जिन से चुनाव जीतता है और देश में सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाता है। कई लोगों ने कहा सीआर पाटिल वो हैं जिन्हें किन्हीं भूपेंद्र पटेल, अमित शाह या विजय रूपाणी की जरूरत नहीं होती है, शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी तक पहुंचने के लिए सीधी पकड़ है। कई लोगों ने कहा कि सीआर पाटिल ने दावा बहुत बड़ा कर दिया है 182 की 182 सीटें जीतने का, जबकि 2019 में प्रचंड मोदी लहर में भी जब भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें देश में और 26 की 26 सीटें गुजरात में जीती, तब भी विधानसभा बार आंकड़े देखें तो 182 में से 171 सीटों पर बीजेपी आगे थी, जो अभूतपूर्व तो है लेकिन 100% के आंकड़े से 11 कम है। कई लोगों ने कहा सीआर पाटिल तो सूरत से आने वाले वो फंड मैनेजर थे जो पार्टी का प्रबंधन अच्छे से करते थे, लेकिन वो सख्त प्रिंसिपल में तब्दील हो गए हैं जिसके चलते बगावत की नई बयार आ गई और खुद अमित शाह को अहमदाबाद आकर डेरा डालना पड़ा। कई लोगों ने कहा सीआर पाटिल वो नेता हैं जिनके नाम पर सितंबर 2021 में तयशुदा मोहर लग गई थी कि वो गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे। फिर राम जाने आखिरी वक्त पर क्या खेला हुआ, और फिर किसी ने भविष्यवाणी की शक्ल में कहा आप देखते जाइए
सी आर पाटिल की पारी अभी शुरू हुई है और 8 दिसंबर के बाद वो अहमदाबाद नहीं, आपको दिल्ली में मुस्कुराते दिखेंगे। तो ये सारे सवाल हैं, एक एक करके पूछते हैं। सबसे पहले मैं आपके निजी जीवन के बारे में जानना चाहता हूं। कांस्टेबल थे आपके पिताजी, आप खुद भी पुलिस में कांस्टेबल रहे। एक कांस्टेबल अभी और चर्चा में है आम आदमी पार्टी वाले, पर आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? मेरे फादर पुलिस कांस्टेबल थे, फिर जमादार हुए, फिर पीएसआई में सेलेक्ट हुए। मैं खुद, कहाँ के रहने वाले थे पिताजी आप? हम लोग जलगांव जिले से, महाराष्ट्र से। के। जी। तो उसके बाद में 1975 में पुलिस में मैंने भी ज्वाइन किया। आपने गुजरात में ज्वाइन किया? गुजरात में ज्वाइन किया। मेरे फादर भी गुजरात में ही थे। उसके बाद मुझे प्रमोशन मिला हेड कांस्टेबल का। 3 साल मैंने नौकरी की। 89 दिसंबर को, 8 दिसंबर को मैंने सोचा, उसके पहले सोच लिया था कि पुलिस की नौकरी छोड़कर पॉलिटिक्स में जाएंगे, कॉर्पोरेटर बनेंगे। कॉर्पोरेटर बनेंगे, पार्षद के लिए जी। मैंने 89 दिसंबर 8 तारीख को रिजाइन किया। 9 तारीख को मेरा रिजाइन सैंक्शन हो गया, मैं छोटा हो गया। और मैं 92 दिसंबर में इलेक्शन था कॉरपोरेशन का, उसमें मुझे टिकट भी मिली। मैं इलेक्शन लड़ रहा था और उसी टाइम बाबरी मस्जिद का जो हादसा हुआ, उसके बाद इलेक्शन पोस्टपोन हो गए। 3 साल तक इलेक्शन पोस्टपोन होने के बाद जब बाद में 95 में वापस जब इलेक्शन हुए, जब मैंने कॉरपोरेशन का टिकट नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मैं उस टाइम वो कमेटी में था कि जो टिकट दे रही थी, तो मैंने जो टिकट देने की स्थिति में हूँ तो वहाँ लेना ठीक नहीं है, तो मैंने टिकट नहीं ली। और उसी के वजह से मुझे फिर 95 में गुजरात में सरकार बनी जी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब उस टाइम जनरल सेक्रेटरी थे, संगठन महामंत्री थे, और उन्होंने मुझे JIDC का चेयरमैन बनाया। उसके बाद 98 में वापस मैं गुजरात अल्कलीस का चेयरमैन रहा 5 साल तक। मैं 2009 में जब वापस लोकसभा का इलेक्शन आया, हर बार मैं विधानसभा ट्राई करता था तो नहीं मिला। वैसे मैं पार्षद बनने के लिए आया था, वो आज तक पार्षद बन नहीं पाया। और 2009 में मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ही लोकसभा का टिकट दिया। उस टाइम मैं गुजरात में सेकंड हाईएस्ट जीता था जी। उसके बाद 2014 में मैं वापस इलेक्शन लड़ा। उस टाइम में मैं देश में थर्ड हाईएस्ट था जी। 5 लाख से ज़्यादा वोटों का मार्जिन। हाँ, 5.58 जी। और 19 में जब इलेक्शन लड़ा तो एक अच्छा रिकॉर्ड के साथ मुझे लोगों ने वोट दिया। लोगों ने, मैं उनका आभारी हूँ, प्रधानमंत्री मोदी साहब का भी, पार्टी का भी, लोगों का भी, जो उन्होंने इतना वोट देकर। पाटिल साहब, आपने संक्षेप में अपनी राजनीतिक यात्रा सुनाई, पर हमने औरों से जो सुना उसमें इसमें थोड़ा सा फर्क है, तो मैं जान लेता हूं कि सत्य क्या है। आप 1995 में केशु बापा के नेतृत्व में, केशु भाई पटेल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, और उसके बाद जैसा कि चलन है कि जो प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जिनको विधायकी का टिकट नहीं दिया जा सका, उन्हें अलग अलग पदों पर समायोजित किया जाता है कॉरपोरेशन में इधर उधर। हमें पुराने जानकारों ने कहा कि अब CR पाटिल कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से उन्हें सब मिला, पर तब वो काशीराम राणा के खेमे में थे, सूरत के सांसद, नरेंद्र मोदी के विरोधी खेमे के व्यक्ति, और बाद में शंकर सिंह वाघेला की बगावत और उन सब के बाद जब नरेंद्र मोदी क्रमशः मजबूत हुए, तब उन्होंने पाला बदला। क्या काशीराम राणा आपके राजनीतिक गुरु थे? नहीं, काशीराम जी जब मैंने ज्वाइन किया उस टाइम काशीराम जी गुजरात में सांसद थे, सूरत के सांसद भी थे। मैं 91 से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के संपर्क में आया था। उनका जो काम करने का तरीका था, तो मैं भी पुलिस में था मगर डिसिप्लिन फोर्स से आता था, तो मुझे भी समय पर काम करना, कोई भी काम दिया तो उसको परफेक्ट करना एक आदत भी थी। तो इसके वजह से मैं उनके टच में भी था, जो उनको पसंद नहीं था। महिला परिषद वाला कार्यक्रम था जब पहली बार मिले थे आप? हाँ, उसमें अंदर मिला था। पहला जो सूरत में महिला परिषद का कार्यक्रम था जी, और राजमाता सिंधिया उस टाइम महिला के अध्यक्ष थी प्रदेश नेशनल जी, और उनका जो कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे नरेंद्र मोदी साहब कर रहे थे जी। तो उसी दिन उनका स्वागत कैसा करना, बाकी लोगों की व्यवस्था क्या करनी, ये सब जब डिस्कस हो रहा था, मैं भी उस मीटिंग में था।
मैंने भी कुछ सुझाव दिए जो कैसा होना चाहिए, उनकी जो कल्पना थी उससे के आधार पर हमने कुछ बातें करी और उस टाइम से मैं उनके साथ ज़्यादा संपर्क में आया। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और उसके साथ उसी टाइम से मैं उनके साथ जुड़ता चला गया। कासरम भाई स्वाभाविक हमारे वहाँ नेता थे, मगर उनको ये पसंद नहीं था, तो धीरे धीरे मैं उनसे अलग हो रहा था। काशीराम राणा को ये पसंद नहीं था कि सीआर पाटिल नरेंद्र मोदी के करीब आ रहे हैं, यही कह रहे हैं सर? जी। और फिर संयोग देखिए कि उन्हीं काशीराम राणा का टिकट कटता है और सीआर पाटिल को टिकट मिलता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सूरत की 2 सीट हो गई। काशीराम जी जब लड़ रहे थे उसके बाद 2 सीट हुई, तो एक सूरत, जो सूरत में से वो लड़ते थे, और एक नवसारी। जी। तो नवसारी के सीट के ऊपर मुझे जो मिला, और पहले तो पूरी एक सीट थी, मगर वो जो जब उन्होंने 2009 में अलग हुआ तो भी उन्होंने जब टिकट मांगा था तो सूरत से ही मांगा था। तो वो एरिया 2 हिस्से होने से मुझे टिकट मिली, और उनकी तो कट गई सूरत से। और हाँ, मगर वो मेरे वजह से, या उनकी टिकट मुझे नहीं मिली। अच्छा, एक इस क्रम में जो आपने बताया पुलिस का, विपक्षी पार्टियां इस चीज को बड़ा, खास तौर पर आम आदमी पार्टी इस चीज को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करती है कि सीआर पाटिल तो गैर गुजराती हैं। इस आरोप पर आप क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं जन्म से गुजरात में हूँ। मैं गुजरात में, मुझे लोग इतना चाहते हैं कि मैं 3 बार लोकसभा लड़ा हूँ, तीनों बार अच्छे वोटों से भी जीता हूँ। गुजरात के सभी संस्कृति हमने एडॉप्ट किया है, क्योंकि उस टाइम गुजरात में महाराष्ट्र एक था जब मैं गुजरात में रहता था। 1955 महाराष्ट्र था, 1960-61 के पहले का तो दौर। मैं 55 का मेरा जन्म है, जब से मैं गुजरात में हूँ। और पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को अगर कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो ऐसे मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं। उनको पता नहीं कि मैं 2009 से 22 तक लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो गुजरात के लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आप वाले को, जो खुद दिल्ली के नहीं है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। हाँ, ये जो आप कह रहे हैं, उनका भी हरियाणा और गाजियाबाद कनेक्शन है दिल्ली का सीएम बनने से पहले। उनको तो ये अधिकार ही नहीं है बात करने का। जी। और ये जो अटकलें चलती हैं पाटिल साहब की, मुख्यमंत्री के लिए आपका नाम लगभग तय हो गया था, लेकिन देखिए, कोई भी चर्चा होती है तो 8-10 नाम उछलते हैं। हाँ, स्वाभाविक है, मैं उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष था तो मेरा भी नाम चला होगा। और मैं पहले दिन से आपको बताऊं कि जब मैंने चार्ज लिया प्रदेश अध्यक्ष का, उसके पहले से भी जुलाई 2020 में मेरा ऐसा मानना है, मैंने उस दिन भी ये मीटिंग में कहा था कि संघ के शिविर में जब जाते हैं वहाँ एक बात सिखाई जाती है जो हमने पूरे तरह से उसको अपने जीवन में ढाल के रखी है। वहाँ कहते हैं कि मैं सक्षम हूँ, इसके लिए मुझे मिलना चाहिए। अगर हम ऐसा मानेंगे और अगर वो हमें नहीं मिली जवाबदारी तो हमें अन्याय हुआ ऐसा हमारे मन में आएगा कि मुझे अन्याय हुआ, मुझे मिला नहीं जवाबदारी। उसकी वजह से हमारे शरीर पर भी असर होगी, मन पर भी असर होगी, काम पर भी असर होगी, परिणाम पर भी असर होगी। तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। जी। तो संघ में यही कहा जाता है कि आप सक्षम हो, इसके लिए जवाबदारी मिलनी चाहिए, ऐसा आग्रह कभी नहीं करना चाहिए। मगर जो जवाबदारी आपको मिलती है उसके लिए सक्षम बनो। मुझे यही मकान में, प्रदेश अध्यक्ष का ही मकान था, ये भी यही मकान में मुझे कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी आपको दे रहे हैं। किसने ये जानकारी दी आपको? मुझे वो उस टाइम के जो संगठन महामंत्री थे भिखू भाई दलसानी, उन्होंने मुझे कहा। जी। और मैं भी 1 मिनट तो सोचा कि इतना बड़ा जवाबदारी मैं उठा पाऊँगा। और मेरे मन में बात थी कि जो जवाबदारी मिलती है उसको निभाने के लिए सक्षम बनो। कई लोगों ने उस टाइम भी कहा ये क्या कर देगा, बिगाड़ देगा। अच्छा, ऐसे कई लोगों ने पार्टी के अंदर से भी इस तरह के स्वर आए आते हैं ना, उनको तो एक कोई कहानी भी पाटिल साहब ये भी चलती है कि आप तो नरेंद्र भाई को कोई और नाम सुझाने गए थे प्रदेश अध्यक्ष के लिए, सत्य है क्या? नहीं, ये प्रदेश अध्यक्ष के लिए सुझाने का मेरी औकात भी नहीं है, ना मैं गया था। ऐसी कोई बात नहीं हुई कभी। तो संशय थे, लेकिन फिर आपने ये दायित्व ले लिया। मैंने जवाबदारी ले ली। और उसके बाद फिर आपका ये लोग आज नहीं कहते हैं कि इसने बिगाड़ दिया।
नहीं कहते हैं? था तो नहीं कहते, ऐसा मैं मानता हूँ। दो चीजें बहुत कही जा रही हैं जब से ये कैंडिडेट्स का डिक्लेरेशन हुआ है, और दोनों विरोधी हैं। तो मैंने सोचा कि पाटिल साहब से ही पूछ लेता हूं। कुछ ने कहा कि साहब 6 महीने पहले तक तो सीआर पाटिल ही सीआर पाटिल थे, भूपेंद्र पटेल नाम के सीएम, पर सिक्का चल रहा है प्रदेश अध्यक्ष का। लेकिन जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसको लेकर हमलावर हुई तो बीजेपी को लगा कि थोड़ा सा अभी रिट्रीट किया जाए इस मामले में। और पाटिल साहब का ग्राफ जब तेजी से चढ़ रहा है तो दूसरे नेता असुरक्षित भी महसूस कर रहे थे, इसलिए बगावत ज्यादा हुई। और यह भी कहा गया कि आप तो गणासा लेके और टिकट काटना चाहते थे, 38-40 पर नहीं रुकना चाहते थे। वो जो इश्तिहार की भाषा होती है ना कि पूरे घर के बदल डालूंगा, फिर किसी तरह आपको थामा गया। फिर कहा गया कि नहीं साहब, पाटिल साहब की चली तो, लेकिन नवसारी और आसपास के इलाकों में ही चली। कई मंत्री थे, पूर्णेश मोदी जैसे, जिनके इनके टिकट कटने तय थे पाटिल साहब की चलती, पर वो बच गए। फिर कई ने कहा कि देखो, मधु श्रीवास्तव जैसे लोग हैं जो जोरदारी से लड़ भी रहे हैं, और अगर वो जीत गए या बीजेपी ने वो सीट गंवाई तो वो भी पाटिल साहब के खाते में आएगा। और आखिरी में कहा गया कि अमित शाह को खुद आकर डेरा डालना पड़ा, क्योंकि आखिरी में कमान उन्होंने अपने हाथ में ले ली और पाटिल साहब को बैकफुट पर आना पड़ा। तो ये सब तो हम सुन के आए हैं, अब आप अपनी बता दीजिए। देखिए, ऐसा है, जो मेरे फेवर में लोग होंगे वो उसको दूसरी तरह से रखेंगे, जो विरुद्ध में हैं वो उसको आपने जिस भाषा में बात किया उसमें रखेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतागिरी चलती है, और मैं पहले से तय करके बैठा था कि मुझे ये इलेक्शन लड़कर जिताने की जवाबदारी मुझे मिली है। और मैं 2.5 साल से 3-4 घंटे से ज़्यादा सोया नहीं। 3-4 घंटे? हाँ, 3-4 घंटे से ज़्यादा सोया नहीं। तो मैं अगर किसी का टिकट काटने के लिए ताकत लगाऊंगा और वो टिकट मान लो नहीं कटी, तो मुझे लगेगा यार मैं तो इसका टिकट काटने वाला था, मैं इसको क्यों जिताऊं। तो मेरे मन में ऐसी भावना आ सकती है। मैं किसी को टिकट दिलाने के लिए अगर जोर लगाऊं और वो उसको टिकट में नहीं दिला पाया तो भी मुझे दुख होगा। मैंने पूरे टिकट की इस जो प्रोसीजर हुई उसमें एक भी आदमी के लिए मैंने कहा नहीं कि इसका टिकट काट दो या इसको दे ही दो। मैं स्पष्ट था कि जिसको भी पार्टी टिकट तय करेगी मैं उसको जिताने के लिए काम करूंगा, और मैं पूरी तरह से वही काम कर रहा हूं। पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का तो सर बड़ा से होता है ना, टिकट वितरण और उसके लिए फॉर्मूला तय करने में। वो तो देखो ऐसा है ना, वही जो से की बात होती है ना, वही संघर्ष शुरू होता है। मैंने कहा था कि पार्टी, मैंने आज नहीं 6 महीने पहले से मैंने कहा था कि मैं 2.5 साल में पूरा गुजरात या गुजरात के सभी कार्यकर्ता का क्या बैकग्राउंड है, उसके क्या ताकत है, मुझे पता नहीं। और ये जो पता है वो नरेंद्र मोदी साहब को पता है, अमित भाई शाह साहब को पता है। वो एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं, एक एक क्षेत्र को जानते हैं, किसको देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो मैंने उस टाइम भी, यानी 6 महीने से मैं बोल रहा हूँ ओपनली कि जितने भी लोग टिकट मांगेंगे मैं उनका सबका नाम बायोडाटा के साथ ऊपर भेज दूंगा। अच्छा, जो भी आ रहा है कि अध्यक्ष जी हमारा सीवी है, अध्यक्ष जी हमारा काम है। तो पूरा जो सिस्टम बनाई थी कि जो कमेटी जाएगी वो सुनेगी, वो डिस्कस करेगी नीचे जिस जिले में, उसमें से वो पैनल बनाएगी। प्रदेश की कमेटी जिले में जाएगी? जिले जाएगी, वो कमेटी बनेगी, उस कमेटी के सामने जो भी रजूआत आएगी, और बाकी जो लोग कमेटी में जो उन्होंने पैनल बने उसके बाकी के नाम भी हमने सब दिल्ली भेज दिए। जी, मुझे किसी को भी काटने में इंटरेस्ट नहीं था। किसी लोगों के सामने बहुत गंभीर आक्षेप थे तो स्वाभाविक रूप से वो कटे होंगे, किसी को कोई ना कोई और वजह भी होगी, किसी ने खुद भी मना किया। और ये तो इतने तो लोग नए आते ही, हर बार आते हैं। आपने कहा अध्यक्ष जी की खुद भी मना किया, लोगों ने मुस्कुरा के कहा कि गजब सख्त अनुशासन है कि जो दावेदार थे उनसे ही चिट्ठी लिखवाई गई, फिर चाहे वो नितिन पटेल हो
जिनकी हसरत रह ही गई कि उनके नाम के आगे से डिप्टी हट जाए वो सीएम बन जाए, या विजय रूपानी जिनके समर्थक मानते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से उनकी रुखसती हुई इसलिए क्योंकि सीआर पाटिल ने साफ कह दिया कि भाई ना तो ये संगठन में लोकप्रिय हैं और ना जनता में। तो कहां तो होर्डिंग तैयार हो रही थी कि विजय रूपानी का बतौर मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल हो रहा है, और कहां रातों रात सब बदलाव हो जाता है, पूरी कैबिनेट बदल दी जाती है। देखो, जीतू सुखड़िया बड़ौदा के एमएलए थे, एक्स मिनिस्टर थे। अब उनको पूछ सकते हैं, उन्होंने पहले ही कहा कि मुझे नहीं लड़ना है। इन्होंने जो चिट्ठी लिखी, आप लगता है आपको कि उनको ज़बरदस्ती इनसे चिट्ठी लिखवा सकते हैं? इतना मैं ताकतवर हूँ। ये चिट्ठी लिखने के बाद शायद उनके मन में ऐसी भावना आई होगी, मेरी नई ताकत है और पार्टी के सिस्टम में अगर किसी को टिकट नहीं देना है तो उसके पास चिट्ठी लिखवाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय हो जाता है, नाम डिक्लेयर हो जाता है, तो जिसका आ जाता है, उसका नहीं आता है, वो समझ जाते हैं कि इसका नाम नहीं है। तो ये जो बाकी बातें हैं वो लोगों ने जोड़ी होगी कई तरह से। फिर ये चर्चा क्यों होती है अहमदाबाद के पॉलिटिकल सर्कल में कि विजय रूपाणी और सीआर पाटिल के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए, वो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, सीनियर है, पहले कॉरपोरेशन में थे, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे, मेयर बने, संगठन के महामंत्री बने, गुजरात सरकार में चेयरमैन बने, सांसद बने, राज्यसभा में प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर मंत्री बने और फिर मुख्यमंत्री बने। उनका कैरियर कितना लंबा है, उसके सामने तो मैं बच्चा हूँ। तो उनके साथ टसल करना न मेरा अधिकार है न मेरे स्वभाव में है। जब हमारी टीम ने लोगों से बात की, रिसर्च की, 2 नामों पर ऐसे गोला लगाया गया, एक का संबंध इस विधानसभा चुनाव से है और एक का पंचायत चुनाव से, और कहा गया कि देखिए पार्टी ने अगर कोई फॉर्मूला तय किया है तो वो कितने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो कहा गया कि आनंदीबेन पटेल यहाँ की मुख्यमंत्री रही नरेंद्र मोदी के बाद, अब राज्यपाल है मेरे गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश की, उनकी बेटी अनार पटेल ने भी टिकट मांगा था, खूब चर्चा हो रही थी, लेकिन मना कर दिया गया, एक पार्टी एक सिद्धांत का, एक पद का, एक परिवार का हवाला देके। और कहा गया कि ये तो छोड़िए, पंचायत चुनाव में नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी के परिवार से लोग टिकट मांग रहे थे, वो भी नहीं दिया गया। कितनी सच्चाई है इसमें? पहली सच्चाई की बात तो ऐसा है कि अनारबेन ने कोई टिकट नहीं मांगी, न उन्होंने मुझे फ़ोन किया, न उन्होंने कोई पर्चा भरा। क्या पार्टी ने उनके नाम पर विचार किया किसी भी सीट से? जिन्होंने टिकट ही नहीं मांगा था तो चर्चा करने का तो सवाल ही नहीं था। और जो बात थी कि कोई भी परिवारवाद में किसी को भी टिकट नहीं देंगे, तो ये तय था। तो नियम जब बनाया है तो मैंने तो बनाया नहीं, और जब बनाया है तो उसका अमल तो होगा ही होगा। फिर हम एक को करेंगे एक को नहीं करेंगे तो ऐसा बायस तो हम होंगे नहीं, उसका अमल तो होगा। एक और नियम है जिसको लेकर ना पूरी हाँ मिलती है ना पूरी ना मिलती है, 75 साल वाला नियम। क्या भारतीय जनता पार्टी में ये नियम है कि 75 साल से ऊपर के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा? ये नियम दिल्ली में बना है, दिल्ली पार्लियामेंट्री बोर्ड ने बनाया हुआ है, कई सालों से बनाया हुआ है। जब तो मैं अध्यक्ष भी नहीं था उस टाइम से बना हुआ है। तो फिर उम्मीदवार नंबर 182 जिनका नाम योगेश सबसे भाई। आखिरी में, योगेश भाई, क्या हुआ वहां पे? योगेश भाई, बड़ौदा में एक सूरसागर तालाब है, उस तालाब में एक मूर्ति की उन्होंने स्थापना की है जी, और उस मूर्ति के ऊपर वो सोने का से उसको मढ़ रहे हैं जी, आधा या आधे से ऊपर का काम हो गया है। उनकी इच्छा थी कि मैं अगर अध्यक्ष रहूँगा, एमएलए रहूँगा, तो मैं थोड़ा ज़्यादा आसानी से काम पूर्ण कर पाऊँगा, नहीं तो ये काम अधूरा हो जाएगा। उनके स्पेशली ये रिक्वेस्ट के आधार पर उस स्पेशल केस में कि एक बड़ौदा की सबके उसके साथ, उस मूर्ति के साथ, सूरसागर तालाब के साथ जो भावना जुड़ी हुई है, उसके लिए उनको एक्सेप्शन इसमें दिया गया। आपने और वो दिल्ली में दिया गया, मैंने नहीं दिया। अच्छा, आपने इस मूर्ति का जिक्र किया, मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज की वो मूर्ति याद आ गई जो आपने सूरत में लगवाई थी। क्या था वो अभियान? तब तो आप सांसद भी नहीं थे और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे उस कार्यक्रम के लिए। वैसे तो सूरत में पहली मूर्ति लगी,
फिर एक नवसारी में लगी, एक बिल्लीमोरा में लगी। बिल्लीमोरा में भी प्रधानमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री वो आए थे। जो सूरत के इतिहास में कई लोगों ने उसके साथ गड़बड़ करके लिखा हुआ था कि सूरत को शिवाजी महाराज ने लूटा। अंग्रेजों ने भी मुग़लों के समय में जो भी इतिहासकार रहे होंगे वो मुग़लों से डर के लिखा होगा, वही कंटिन्यू चल रहा था। तो लोगों की भावना भी उसके साथ जुड़ी हुई थी। हमने जब सोचा कि यहाँ पर हम मूर्ति बनाएंगे, लगाएंगे, तो वो मूर्ति की स्थापना के टाइम में अडवाणी जी भी आए थे। पत्रकारों ने पूछा उनको सुबह सर्किट हाउस में कि ये प्रतिमा के आप यहाँ आए हैं उसके लिए, तो इन्होंने तो सूरत को लूटा था, तो लोगों की भावना को ठेस लगेगी। वो जवाब नहीं दे पाए। उनको भी 1 मिनट तो लगा कि कहीं मैं गलत जगह पर तो नहीं आ गया। पर शाम को उन्होंने देखा कि 1,00,000-1.5 लाख लोग उस प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम में थे। तब उन्होंने वहाँ जवाब दिया कि पत्रकार मुझे पूछ रहे थे सुबह में, उनका ये जवाब है कि इतने लोग जो चाहते हैं कि प्रतिमा बने इसके लिए आए। और प्रतिमा के लिए हर लोगों ने और ज़्यादा से ज़्यादा सूरत के लोगों ने उसमें पैसा दिया। मूल सुरती उन्होंने प्रतिमा के लिए पैसा दिया। और उन्होंने कहा कि जिसने हिंदू राष्ट्र की स्थापना की थी, हिंदू पद पातशाही, हाँ, तो उसके लिए ये प्रतिमा के लिए हमारा भी सहयोग रहेगा। जिसके यहाँ लूट हुई ऐसा कहते थे और नगर सेठ, उनके फैमिली से जो कांग्रेस के लीडर थे वो भी स्टेज पर आए, आज भी वो जीवित हैं। और उन्होंने भी कहा कि मेरे फैमिली से 2 महिलाएं उस टाइम जब शिवाजी महाराज आए थे तो घोड़े पर सूरत में घूम रही थी और बता रहे थे कि आप शिवाजी महाराज से कोई डर मत रखो, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वहाँ जो मुग़ल सरदार था, वो सरदार अगर कोई सीधा पैसा की मदद करता तो उसके ऊपर जुल्म कर दे। तो इसीलिए ये बनाया गया कि वो आए तो मुग़ल सरदार भाग गया, फिर लोगों ने मदद की, वो जो सहयोग मिला वो लेके गए। कोई किसी भी एक भी आदमी को वहाँ इंजर्ड नहीं हुए, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। तो ये जो बातें थी वो उन्होंने आकर स्टेज पर वहाँ इतने 1,00,000-1.25 लाख लोगों के सामने कही। और पायलट क्या बोल रहे थे जब आप प्लेन रोक रहे थे? ये भी सूरत का ही प्रसंग है। हमने रेल रोको आंदोलन सुना है, ये प्लेन रोको आंदोलन क्या होता है? देखिए, सूरत एक ऐसा शहर है कि उसके अंदर व्यापारी लोग बहुत हैं और व्यापार के लिए वो बाहर के देशों में भी जाते हैं और देश में भी जाते हैं। हमारे पास सुविधा कम थी। हमारे पास एक 72 सीट का एक प्लेन आता था, दिल्ली से आता था, दिल्ली वापस जाता था। और उसका टिकट था 18,000, 20,000 ऐसा टिकट आता था, जो किसी को भी लिए भी वो महंगा था। हमने सरकार तो कांग्रेस की थी केंद्र में, हमने करीब 45 लोगों ने, उसमें 12 सांसद थे, बाकी व्यापारी थे। उन्होंने 45 लोगों ने टिकट लिया और जाकर हम प्लेन के सामने बैठ गए। रनवे पे? नहीं किया, रनवे पर जहाँ खड़ा था फ्लाइट वहीं पे। अच्छा। तो वहाँ हमने बैठ गए हमने। फिर पुलिस ने हमें ज़बरदस्ती वहाँ से हटाया। और उसके बाद कुछ दिनों में मोदी साहब की सरकार बनी। हम वापस पीएम साहब को मिले। मोदी साहब ने जो एयर इंडिया के चेयरमैन थे उनसे मुलाकात कराई। जी, लोहानी साहब थे तब? लोहानी थे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हम लोग 22 करोड़ रुपया लॉस करते हैं, इसके लिए हम दूसरी फ़्लाइट वहाँ नहीं देंगे। तो मैंने कुछ कंडीशन रखी। मैंने कहा हमें आप 169 सीट का फ़्लाइट दे दो, हम जो टाइम कहते हैं उस टाइम से दे दो, सुबह और शाम। उसका जाने का और आने का जो टिकट है उसका ब्रेक इवन आप निकालो। तो 4,500 का टिकट अगर 118 टिकट बिकता है तो उनका ब्रेक इवन आ जाता था। उनके अधिकारियों को उन्होंने सूरत भेजा। हमारे वहाँ एक चार्टर्ड अकाउंट है हिरेन दीवान, हमारे अभी जो स्टैंडिंग के चेयरमैन है परेश पटेल, इन सबके साथ बैठकर ये ब्रेक इवन कितने पे आता है वो तय हुआ। और उसके ऊपर की जो 50 सीट थी वो फिर एयर इंडिया कोई भी भाव में बेच सकती थी। तो 4,500 के भाव से अगर टिकट नहीं बिकी,
उसके लिए हमने व्यापारियों से, कमल तुलसियान है, एक विशाल है, एक विपुल देसाई है, इन लोगों ने 1-1 करोड़ रुपया, 3 करोड़ का बैंक गारंटी एयर इंडिया को दिया कि अगर ये टिकट नहीं बिकती है तो जितना लॉस आता है, मान लो 50 लाख का लॉस है तो आप इसमें से ले लो, दूसरे महीने आएगा तो उतना ले लो, तो हम उतना पैसा और देते जाएंगे। मगर हुआ ऐसा कि पहले ही दिन से जो फ्लाइट चली उसमें इतना बुकिंग मिला कि 1 महीने के बाद लोहानी जी ने मुझे बुलाकर बोला कि आपका बैंक गारंटी वापस ले लो। तो मैंने कहा ये फीजिबल है रूट? हाँ। और आज हम एक टाइम ऐसा आ गया था, हम 72 फ्लाइट तक पहुंचने की तैयारी, जहाँ 72 सीट का फ्लाइट आता था वहाँ 72 फ्लाइट रोज की आने लगी। कोरोना के वजह से थोड़ी कम हुई, बाद में कुछ कंपनियां बंद हुई, उसकी वजह से कम हुई, मगर आज भी 50-55 फ्लाइट डेली सूरत में आती है। पाटिल साहब, आपने कोरोना का जिक्र किया। गुजरात हाईकोर्ट में एक पीआईएल है कोरोना से और आपसे जुड़ी हुई। पूर्व विपक्षी नेता परेश धनानी ने यह पीआईएल फाइल की है। आप पर इल्जाम है कि आपने देश की सरकार के द्वारा ड्रग्स कंट्रोल के लिए जो तयशुदा मानक हैं उनका उल्लंघन करके रेमडेसिविर इंजेक्शन हासिल किए और भाजपा के कार्यालय से बंटवाए। क्या कहेंगे इस पे? देखो, अगर मैं कोई मरता है और उसको कोरोना की आवश्यकता है तो मैं अगर ला सकता हूँ तो मैं कहीं से भी लाकर देकर उसको देने की मेरी फ़र्ज़ है। हमने ये जो इंजेक्शन लाए वो कहाँ से लाए, कैसे ख़रीदे, जो पेशेंट है उनका नाम का आधार कार्ड देकर ख़रीदा, मगर हमने उनको दिए वो फ्री में दिए। स्वाभाविक है वो सब जगह घूम रहे थे, इंजेक्शन मिल नहीं रहा था। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी आए, वहाँ हमने उसका आधार कार्ड और जो प्रिस्क्रिप्शन था वो ले लिया। हमने उनके नाम से बाकायदा ख़रीदा है, हमारे पास उसके बिल है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि कांग्रेस ऐसी बातों में पीएल करती है कि हम किसी को मदद कर रहे हैं, उसकी जान बच रही है, तो वहाँ वो हम कहीं से भी लाए हो तो भी कांग्रेस को इस मुद्दे पर तो नहीं जाना चाहिए। तो उसका मतलब ये होता है कि वो मर जाए तो मर जाए, मगर उसको इंजेक्शन नहीं मिलना चाहिए था। ये ऐसी बात है। पीएल चल रही है, हम लड़ेंगे कोर्ट में, जो भी उनके साथ होगा। हम एविडेंस दे चुके हैं। अध्यक्ष जी, इसी बात का एक सिरा पहुंचता है राज्य में चिकित्सा की सुविधाएं और चिकित्सा के कर्मियों की मांग को लेकर, स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल को लेकर सूरत के सिविल अस्पताल से लेकर कई अस्पतालों का जिक्र किया जाता है। देखिए, सूरत में और गुजरात में सबसे अच्छी चिकित्सा और उसकी व्यवस्था वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के समय से है। आप कोई भी जगह जाओ, कोई भी गांव में जाइए, आपको 10 किलोमीटर के अंदर आपको चिकित्सा के लिए व्यवस्था मिलेगी। और वहां पर स्वास्थ्य कर्मी भी होंगे और उनके तनख्वाह समेत अपनी सारी उनकी समस्याएं सॉल्व हो रखी हैं। डॉक्टर भी होंगे। सूरत कॉरपोरेशन के, आप सूरत की जब बात करते हो तो सूरत कॉरपोरेशन में 7 जोन हैं जी। और जोन के अंदर जो पीयूसी सेंटर बने हैं, आप एक बार उसकी मुलाकात कर लीजिए। कोई जो कहता है ना, कोई मोहल्ला की बात करता है, मोहल्ला क्लिनिक की बात करता है, आइए एक बार जाके आइए, कैसी सुविधा है कॉरपोरेशन करती है, यानी कि सरकार करती है, कितनी सुविधा देते हैं, कितने डॉक्टर्स है, किस तरह का वहाँ ट्रीटमेंट होता है। फिर इन स्वास्थ्य कर्मियों को हड़ताल पर क्यों जाना पड़ता है? देखिए, उनका अपना अधिकार मांगने के लिए जब इलेक्शन आता है तो उनको लगता है कि इलेक्शन के टाइम में प्रेशर बना लो तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो हड़ताल बनी हुई भी और विड्रॉ भी हो गई। अगर उनको ठीक से नहीं होता तो कंटिन्यू रहती। आपने कहा विड्रॉ, विपक्षी एक आपसे जुड़े हुए आरोप का बार बार हवाला देते हैं और फिर आखिरी में कह देते हैं कि हालांकि वो मामला खत्म हो गया, पर पूछते हैं कि पूछ जरूर लेना अध्यक्ष जी से, डायमंड जुबली कोऑपरेटिव बैंक, क्या था सर मामला? आपके समर्थकों ने कहा कि जब आप पहली बार जेल गए तो आपने रात में ये कसम खाई कि अब जिंदगी में कभी कारोबार नहीं करूंगा, सत्य है?
देखिए, मैंने कहा था कि पॉलिटिक्स में आते हैं ना तो एक तो कारोबार करना चाहिए, एक तो पॉलिटिक्स करना चाहिए। मतलब या तो कारोबार करो या पॉलिटिक्स करो। मैं बिजनेस भी करता था। जी। मैंने वहाँ लोन लिया। मैं वहाँ एक प्रोजेक्ट कर रहा था जो 26,000 फ्लैट, 26,000 फ्लैट में एक जगह बना रहा था। 26,000 हाँ, बिल्डर थे आप? बिल्डर। और वो फ्लैट की कीमत थी 1,10,000 रुपया। जो वहाँ पर, उसको भी आपको समझना पड़ेगा, वहाँ बताएं पर सर। यूपी, बिहार या अदर जो स्टेट के लोग रहते हैं, जो पांडेसरा से लेके उत्कल नगर तक पूरा फैले हुए हैं सब। वो 1,000 रुपया किराया देते हैं। 10 लोग मिलकर उसका जो डिपॉजिट होता है तो 1,000 रुपया डिपॉजिट दे के 10,000 डिपॉजिट देते हैं। जी। उसका 1,000 किराया होता है तो 100 रुपया मिल के 1,000 रुपया किराया देते हैं। उसमें से 5 लोग दिन पाली में जाते हैं, 5 लोग रात पाली में जाते हैं, तो उनको सोने की जगह मिल जाती है। हमने सोचा कि उसको यही कीमत में 10,000 डिपॉजिट है तो 10,000 वो एडवांस कर देगा और 1,000 जो उसका किराया दे रहा है उसका 1 हफ्ता हो जाएगा। तो एक आदमी के नाम पर लेंगे, बाकी के लोग उसको 100 रुपया किराया देंगे, उसका खुद का मकान हो जाएगा। और उसमें 1 रूम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, ये जो रहते हैं पटरी के मकान में, वो तो उनको टॉयलेट के लिए बाहर जाना है, नहाना तो बाहर नहाना है, घर में एक बल्ब लगा हुआ है और कुछ भी सुविधा नहीं। तो उनका जो जीवन का स्तर है वो इतना नीचा था। ये प्रोजेक्ट अगर हो जाता तो करीब लाख लोगों के लिए मकान हो जाता। 25,000 में 3, 4, 5 लोग भी पकड़ते हैं तो भी लाख, सवा लाख का हो जाता। कई लोगों को ये पसंद नहीं आया, उन्होंने इसके अंदर बहुत रोड़े डालने की कोशिश की। कौन थे ये लोग पाटिल साहब? वो अभी वो नहीं है तो इसके लिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो बहुत कोशिश हुई। मैंने जो लोन लिया था उसके सामने मैंने करीब डबल से ज़्यादा गारंटी भी दी थी। जब कोर्ट में केस हुआ तो मैंने कहा कि मेरा तो डबल गारंटी है, फिर भी मैं और 50 करोड़ की गारंटी देता हूँ। तो कोर्ट को भी लगा कि मैं बिल्कुल लोन है और लोन देना चाहता हूँ। और मैंने पूरा लोन इंटरेस्ट के साथ भर दिया। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि मेरे सभी पेपर वापस कर दो। 88 करोड़ से ज्यादा चुकाया आपने लोग? हाँ, मैंने 46 करोड़ का 87 या 88 करोड़ चुका दिया। पर बीच में क्या हो गया था कि आपको हाई कोर्ट ने इस वचन पर जमानत दी कि आप चुकाएंगे, नहीं चुकाए तो फिर आपको दोबारा जेल जाना पड़ा उसी मामले में? कुछ लोग जो चाहते थे कि मान लो आप मेरे से वो मकान, वो जगह खरीदना चाहते थे, जी। तो जो सत्ता में कुछ लोग थे, जो मजबूत लोग थे, वो कहते थे, आपको फोन सत्ता तो करते आपकी थे। थी। मेरी नहीं थी। मेरा तात्पर्य भारतीय जनता पार्टी से है। हो सकता है, मगर मेरी नहीं थी। वो फ़ोन कर देंगे आपको, क्यों आपके पास पैसा बढ़ गया है क्या, क्या दूसरी प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल रही है? तो आप लेना चाहते हुए भी पीछे हट जाते थे। मैं अगर तो सही मैं समझ समय रहा पर हूं, पैसा नहीं भर पाया तो मेरा वापस। सूरत के भाजपा से जुड़े हुए, जिसकी 1995 से सरकार थी, शंकर सिंह वाघेला और दिलीप पारेख के अगर एक हम एक्सेप्शन को छोड़ दें तो उसके जो प्रभावशाली लोग थे वो सूरत के कारोबारियों को और दूसरे लोगों को बार बार ये आगाह कर रहे थे और भड़का रहे थे कि सीआर पाटिल की मदद नहीं करनी। यही कहना चाह रहे हैं? जी। फिर कहा जाता है कि आपको इस मुश्किल दौर से नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री, ने उबारा। सत्य है? जी। कैसे? उन्होंने जो वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम थी उसमें मैंने एप्लीकेशन किया तो मुझे टाइम मिल गया। मुझे 1 साल में ऐसा कुछ टाइम में पैसा भरना था, तो स्कीम का बेनिफिट मिला। तो लोग भी फिर तैयार हो गए, सत्ता में भी कुछ परिवर्तन हो गए थे, वो भी उसकी वजह से भी फायदा हुआ। ओल्ड गार्ड की 2009 तक विदाई हो गई थी ठीक से। अच्छा, एक मैं और आपके अतीत से जुड़ा जो विपक्षी, जिसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं कि जब आप कांस्टेबल थे उस दौरान आप सस्पेंड हुए। क्यों सस्पेंड हुए थे आप? देखिए, मैं सस्पेंड तो रहा, मगर आप इसके साथ ये भी जुड़े कि मेरे पास जो केस हुआ मैं कहीं कोई जगह नहीं था। फिर भी कभी कैसे ऐसा होता है कि जब पावर होता है ना, वो पावर आपको दुश्मन बन जाता है। और मैं आज भी फेस करता हूँ। कई लोगों को लगता है कि मैं पावरफुल हूँ, उसकी वजह से ही मेरे दुश्मन है। तो उस टाइम भी यही हुआ। क्या मामला मुझे क्या था सर? फंसाने की कोशिश की गई, मामला निपट गया, उसको कोर्ट ने निकाल दिया। मेरा जो यहाँ भी जो केस हुआ
लोन वाले इसमें भी, वहाँ भी हाई कोर्ट ने उसको चार्जशीट नहीं होने दी। तो पीरियड ऐसा आता है कि कहीं ना कहीं जब फंसते हैं तो उसको निकलने के लिए टाइम भी लगता है, मगर अगर आप सही हो तो निकल भी सकते हो। आप ये कह रहे हैं कि अवैध शराब के कारोबार में संलिप्तता का मैंने सीआर कभी पाटिल शराब पर बेची झूठा नहीं, इल्जाम लगाया पिया गया? नहीं, मैं कभी हाथ भी नहीं लगाया। मैं आज तक कैसे होती है इस तरह वो भी नहीं देखा। कौन से लोग थे ये जो और आपको उसके अंदर कितने को बताया, मेरी गाड़ी में बताए 12-13 बोतल बताई छोटी। ऐसा कोई ये बिजनेस सूरत की वाला पुलिस ने लिखा है हाँ, एफआईआर में? हाँ, तो कोई बिजनेसमैन 12-13 बोतल लाएगा छोटा क्वार्टर का, यानी फंसाने की चेष्टा होती है। पर आप इन सबसे उबर गए और उसके बाद फिर आपका पॉलिटिकल करियर फाइनली टेक ऑफ होता है 2009 के बाद से। अब हम थोड़ा सा जो गुजरात में आपका चुनाव है, जो पोल प्रॉमिसेस हैं उन पर बात करना चाहता हूं, जो अभी पार्टी ने पिछले 24 घंटे में रिलीज किया है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल समेत तमाम विपक्षी दलों पर हमलावर है, रेवड़ी कल्चर की मुखालफत कर रही है। पर अब आपके विपक्षी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हम करें तो बोलते हैं रेवड़ी कल्चर है, इनका मन करे तो ये सिलेंडर फ्री दे दें, इनका मन करे तो ये कह दें कि फीमेल सीनियर सिटीजन्स को बस में फ्री और तमाम इमदाद दे लेते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं इस आरोप को कि आप भी कई फ्रीबीज प्रॉमिस कर रहे हैं, विपक्षी दल भी प्रॉमिस कर रहे हैं? कुछ प्रॉमिस ऐसे होते हैं ना कि उसके अगर दूर तक उसके अगर इफेक्ट देखेंगे ना तो बहुत नेगेटिव होती है। जैसे कोई युवा, उसको आप बोलोगे कि हम 3,000 रुपया पेंशन देंगे। अब 20-25 साल का लड़का वो पत्थर में से पानी निकालने की ताकत रखता है, उसको आप 3,000 रुपया पेंशन देना शुरू करोगे तो दूसरा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि काम करने जाएगा तो 3,000 बंद हो जाएगा। तो 3,000 में ही अपना बजट बिठाने की चेष्टा करेगा। जो 3,000 कमाएगा, मैं तो मेरी बेटी उसके साथ नहीं ब्याह सकता, आप बाहर ब्याह सकते हो। तो संतुलन बिगड़ रहा है। दूसरा कि जो 60 साल के बाद पेंशन मिलना चाहिए वो आप 20-25 साल के लड़के को देकर, पेंशन देकर, उसकी जो ताकत है, उसकी जो टैलेंट है, उसको ख़त्म कर रहे हो। तो ऐसी रेवड़ी देनी चाहिए क्या, जिसको आवश्यकता है। मान लो जो है सीनियर सिटीजन, उनको बस में जाना है और उसको अगर कोई सरकार कोई उसको मदद करती है, उसको फ्री करती है, तो वो रेवड़ी नहीं है, उसकी आवश्यकता है। बुजुर्ग हैं या आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, तो उनको देना वो तो आवश्यकता है। पर यहाँ तो पूरे जो उन्होंने रेवड़ी बांटी, उसकी टोटल कीमत अगर हम पकड़ते हैं तो एक साल में 8.5 लाख करोड़ होती है। अब गुजरात का बजट है 2.5 लाख करोड़, तो गुजरात का बजट 2.5 लाख में से 8.5 लाख करोड़ की रेवड़ी आप कैसे दोगे? क्या आप कह रहे हैं वो फाइनेंशियली वायबल ही नहीं है? वायबल ही नहीं है, तो उसका भी तो जवाब देना चाहिए ना। वो कहते हैं हम करप्शन रोक देंगे। 2.5 लाख करोड़ में से कितना करप्शन होता होगा, वो कितना रोकेंगे? कितना होता होगा सर? आप तो लंबे मैं नहीं समय से मानता सार्वजनिक जीवन कि, में। देखो ऐसा है, इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा वो तो पगार में चला जाता है। बाकी जो सिस्टम बनी है और जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बनाई है, उसमें कोई टेंडर, कोई भी जो फर्स्ट है ना, लो हाईएस्ट है या लोअर है, उसके सिवा किसी को दे नहीं सकते। तो हम किसी की फेवर नहीं कर सकते, तो करप्शन कैसे होगा? मगर जो कांग्रेस के समय से जो चलता आया था, या अब ये जो दिल्ली में चल रहा है, जो हम देख रहे हैं उनके शराब का क्या को ठेका दिया, क्या कर दिया। जो महीने में 32 सजा आती थी साल में, उसकी 2 छुट्टी कर दी, 30 दिन उन्होंने और बढ़ा दिया। तो ये जो सब कर रहे हैं तो ये तो नुकसान कर रहे हैं। दूसरे की जो सिस्टम होती है, हम अपना बुजुर्ग होते हैं उसको प्रणाम करते हैं, उससे आशीर्वाद लेते हैं। गुजरात में महात्मा गांधी जी, और गुजरात के इसके लिए नहीं, पूरे देश में और दुनिया में उनके प्रति लोगों की अच्छी भावना है। ये अरविंद केजरीवाल और मान दोनों मुख्यमंत्री जी, उनके ऑफिस में महात्मा गांधी जी का फोटो नहीं रखते। तो क्यों नहीं रखते? उनको उनके प्रति मान नहीं है, सम्मान नहीं है। वो अभी कहते हैं कि हम भगवान में मानते नहीं है, भगवान किसी ने देखा नहीं है। वहाँ अपनी अपनी निष्ठा होती है। अगर ये निष्ठा को हम अगर कुछ गलत करते हैं, अगर मैं कोई भगवान में धर्म में मानता हूँ, तो मैं अगर गलत करूँगा तो मुझे डर लगेगा।
कि भाई भगवान देखता होगा, मुझे उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जैसे वो कृष्ण वाला प्रसंग रहा तो आपने फिर माफी मांगी कि साहब गलत बोल गया तो था। बोलने में गलती थी मेरी, और कोई उसमें नहीं था। तो वो जो पाप और पुण्य की बात आती है, उसके वजह से जो लोग नीति पे चलते हैं, उनको अनीति में जाने में जो डर लगता है, तो आप बोल रहे कि हम तो कोई भगवान को, ब्रह्मा विष्णु महेश किसी को मानते नहीं हैं, तो कल वो बोलेंगे हम तो माँ बाप को भी मानते नहीं हैं, हम क्यों उनको सम्मान देंगे। तो सम्मान नहीं देंगे तो उनकी परवरिश भी नहीं करेंगे अगर वो उनकी एज होगी तो ये पूरी सिस्टम जो हमारे यहाँ बनी है फैमिली की, वो टूट जाएगी। तो उनको लगा कि ये गलत हो गया, तो उन्होंने कहा कि हम तो ब्रह्मा, अरे गणपति जी और लक्ष्मी जी की फ़ोटो ये नोट पे होनी चाहिए। तो वो भी, उस पर भी उनका जो चाल थी कि गांधी जी का फ़ोटो वहाँ से हट जाए और लक्ष्मी जी का आ जाए। यानी गांधी जी के प्रति उनके मन में जो भावना है, ये उन्होंने कहा गांधी जी के साथ साथ आ जाए, ऐसा नहीं कहा, पर आप कह रहे हैं कि वो लोग विरोधी हैं गांधी जी के, हैं? बिल्कुल विरोधी है। अच्छा, आपने पाटिल साहब नीति अनीति की बात की। लल्लन टॉप को सबसे ज्यादा देखते हैं नौजवान। आपने कहा कोई नौजवान 3,000 पाएगा तो कोई बेटी ब्याहेगा क्या। नौजवान ये पूछ रहा है कि उसे 3,000 नहीं चाहिए, ज्यादा चाहिए, उसे चाहिए नौकरी। पर गुजरात सरकार नौकरियों के एग्जाम के पर्चे तो लीक होने से रोक नहीं पाती है। एक लंबी फेहरिस्त है। राजकोट में बीबीए बीकॉम के पेपर लीक होते हैं, सूरत में लीक होते हैं, महसाणा में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा लीक होती है, पीजीवीसीएल के क्लर्क की परीक्षा लीक होती है, गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हेड क्लर्क के एग्जाम का पेपर लीक होता है। असित वोरा आपकी पार्टी के नेता, अधीनस्थ सेवा बोर्ड के चेयरमैन, सरकार विस्तार देती है, फिर उनका इस्तीफा लिया जाता है। गंभीर खामियां पाई जाती हैं जिस तरीके से वो बोर्ड को संचालित कर रहे थे। एक और पर्चा लीक होता है, पुलिस गिरफ्तारी करती है तो जो लोग मिलते हैं उनमें भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, विपक्ष के नेता लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। एक एक करके ये तमाम भर्तियां, किसी में 8,75,000 उम्मीदवार, किसी में 40,000, किसी में 50,000। गुजरात का युवा ये जानना चाहता है कि सर्वशक्तिमान सरकार क्यों तसल्ली बख्श ढंग से, समयबद्ध ढंग से पर्चे नहीं करवा पा रही, नियुक्ति नहीं दे पा रही। कैसे पेपर लीक हो जाता है, क्यों नहीं नजीर बनती है। और यहां जोड़ दिया जाती है एक बात, पाटिल साहब बोले कि नरेंद्र मोदी के जमाने में कुछ लोगों ने कहा इतना नहीं होता था, जब से वो बड़ा प्रधान बन के गए तब से सब यहां ढीला पड़ गया मामला। बताइए। देखिए, कोई पर्ची, मान लो आपके घर में चोरी होती है, उसके लिए जिम्मेदार आप है क्या। चोर है, उसको पकड़ना, आप पुलिस में कंप्लेन देंगे, वो उसको पकड़ेगा, उसको सजा देगा। कोई ने पर्चा चोरी किया तो सरकार उसको पकड़ेगी, उसको सजा देगी, और सरकार वो काम करती है। कुछ लोग जो उनको पहले से आदत है, आपने बिहार में देखा होगा जी कि जब बिल्डिंग के ऊपर रस्सी बांधकर, कुख्यात तस्वीरें, कुख्यात है, तो वो ऐसा एक भी किस्सा गुजरात में नहीं है। एक पर्ची अगर लीक होती है वो बहुत गंभीर चीज़ है, वो नहीं होनी चाहिए, मगर वो उसके सामने जो वहाँ हो रहा है उसके सामने कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। वहाँ विपक्ष क्यों चुप है, क्योंकि सरकार विपक्ष की है। लोगों की भी यहाँ अपेक्षा है कि बिल्कुल चोरी नहीं होनी चाहिए, और गुजरात सरकार भी उसी के ऊपर बिल्कुल फर्म होकर काम कर रही है कि नहीं हो, और हो तो उसके ऊपर उसको पूरी सजा मिले, उसके ऊपर काम हो रहा है। गुजरात के नौजवान छात्र बिहार में क्या हो रहा है ये देख के कैसे संतोष करेंगे। देश ने तो गुजरात मॉडल पर भरोसा किया ना। मैं कहता हूँ ना कि आपको जो चोरी होती है वो एक आध जगह पे अगर चोरी हो जाती है, उसकी इफेक्ट पूरे स्टेट में नहीं आती है। सर, लाखों छात्रों की परीक्षाएं दोबारा हुई हैं। नहीं, वो तो अगर उनको न्याय देना है, उनके मन में कोई अविश्वास नहीं आ जाए, उसके लिए प्रोसेस पूरी करते हैं। अगर सरकार के मन में अगर कोई पाप है तो ये दोबारा परीक्षा नहीं करती, इसके अंदर किसी को भी बेनिफिट ना मिल जाए गलत तरीके से, उसके लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। और आने वाले दिनों में इसी के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट प्लान करके कोई चोरी ना हो उसके ऊपर काम करें। ये जो चोरी, उसके पहले भी चेयरमैन थे हमारे, कहीं चोरी नहीं हुई। तो एक समय में कुछ होता है तो कोई जगह जो ये बात लीक कर रहा था वो तो आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपने उसको टिकट दिया था, उसे टिकट मना कर दिया। तो ये लोग प्लान के साथ
भाजपा में आ गए आपने थे। एक पिक्चर देखा नहीं, वो तो आप में ही है। जी। आपने एक पिक्चर देखा होगा, एक पत्रकार, एक एडिटर था, जी। अपना सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, और फिल्म की बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ। वो मर्डर करता था, पहले छाप देता था हम्म। और फिर मर्डर करता था और सबसे पहले बांट देता था, उसका सर्कुलेशन बढ़ गया। हम्म। तो ये भी अपनी लोकप्रियता के लिए या सरकार पार्टी की सरकार को गलत बताने के लिए, मुझे लगता है उसके भी कोई प्लान हुआ होगा। बस जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई पेपर लीक नहीं होना चाहिए। मगर उसके साथ जुड़े हुए जो लोग का नाम बाहर आया है वो बिल्कुल शंकास्पद लोग हैं और वो कोई पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए मन में शंका आती है, वो गुजरात के युवाओं के हित के साथ, उनके भविष्य के साथ उन्होंने ऐसा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है, आप खुद भी कांस्टेबल रहे हैं, आप ये जानते होंगे पाटिल साहब की किस आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। और उसमें जो गिरफ्तारियां हुई, जो गुजरात पुलिस के द्वारा गिरफ्तारियां, सब इंस्पेक्टर पीवी पटेल, भाजपा सदस्य मुकेश चौधरी और मनहर पटेल, निजी हॉस्टल मालिक रूपल शर्मा, इन्हें गिरफ्तार किया गया। देखो, इसके अंदर आप ये भी देखते हैं कि भाजपा का भी अगर उसके अंदर इन्वॉल्व है तो उसको भी सरकार ने छोड़ा नहीं है, उसको बख्शा बचाया नहीं नहीं है, बख्शा नहीं है। तो इसी में मैसेज जाता है कि हम लोग इसके लिए बिल्कुल। तो ये जितनी भर्तियां हैं, क्या सीआर पाटिल ये आश्वासन दे रहे हैं जमघट के इस इंटरव्यू में, गैर सचिवालय क्लर्क, हेड क्लर्क, कांस्टेबल, तलाठी, ग्राम राजस्व अधिकारी, वन रक्षा की, अब किसी भर्ती में कोई पेपर लीक, कोई गड़बड़ी नहीं होगी? हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वो पूरी एक सिस्टम बना रहे हैं कि इसमें कोई भी जगह पे कोई चाहे तो भी चोरी ना कर सके, ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाने की तैयारी में है और वो बना देंगे। अच्छा, वो आपने भूपेंद्र पटेल का जिक्र किया, विपक्षी ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल चुनाव जैसे महत्वपूर्ण मौके पर भी इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों पार्टी ने मना कर रखा है उनको? पक्ष वाले को पूछो कि उनको किसने कहा। भूपेंद्र पटेल ने कहा कि पार्टी ने मना किया है। वो कह रहे हैं कहीं कोई इंटरव्यू नजर नहीं आ रहा उनका, ना प्रिंट में, ना आवश्यकता नहीं है, मेरा भी कोई जगह इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू से ही इलेक्शन लड़ा जाता है, इस बात के साथ मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं तो खुद प्रचार में नहीं जा रहा हूँ जी। मैं 10 दिन में एक भी मैंने सभा में मैं नहीं गया, तो क्या हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं? आप प्रचार में नहीं जा रहे हैं, पर आपका दावा बड़ा दिलचस्प है। कितनी सीटों पर सीआर पाटिल के हिसाब से बीजेपी जीतने जा रही है? बस रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि इस बार हम रिकॉर्ड करेंगे, तो उन्होंने बोल दिया है तो उनकी बात को हम प्रतिभाव देंगे। हम सबसे ज़्यादा सीटें भी जीतेंगे, सबसे ज़्यादा लीड के साथ भी जीतेंगे और सबसे ज़्यादा वोट शेयर भी पाएंगे। आप लंबे समय से गुजरात की पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, खुद भी पॉलिटिक्स में है। आपका मुकाबला किससे है, कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से? खुद से ही है। दूसरे नंबर पर कौन रहेगा आपके हिसाब से? देखिए, इसके लिए मैं अपने स्थान पर जहाँ भी हूँ वो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पहुँचा हूँ। पार्टी ने मुझे जब कोई जॉब दे दी उसके लिए जी मैं आगे बढ़ा हूँ। जी। तो मैं किसी के साथ संघर्ष में क्यों आऊँ? मैं मेरे मन के साथ कि जो जवाबदारी मैं ले रहा हूँ मैं ठीक से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, जी, तो उसी के लिए मैं लड़ता रहता हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है। जैसे मैं सांसद हूँ तो मेरा फ़ोन 24 घंटा चालू रहता है। मुझे सुबह 4 बजे कोई फ़ोन करेगा या 2 बजे तो भी मैं उसको जवाब दूंगा। मैंने आपके नंबर पे कॉल किया तो आपके दफ्तर के कॉल सेंटर से फिर मुझे फोन आया। क्या है ये व्यवस्था? ऐसा है कि अभी मैं जब सांसद ही था तो 250-300 कॉल आते थे रोज के, मैं उठा लेता था। अब 700-800 कॉल आते हैं, तो मैं कहीं मीटिंग में रहता हूँ, कहीं प्रवास में रहता हूँ, मैं फ़ोन नहीं उठा पाया तो मेरा फ़ोन सीधा ऑफिस में डाइवर्ट हो जाता है और वो आपको पूछ लेंगे। अगर कोई अर्जेंसी है तो मुझे वो बता देंगे कि ये अर्जेंट है, आप बात कर लो, या कोई दूसरा काम है तो ऑफिस में उसको फॉलो कर लेंगे। तो एक सिस्टम बनी है कि किसी का ये काम रुकना नहीं चाहिए। 700-800 कॉल तो कोई खुद तो नहीं कर पाएगा, ले पाएगा। ये ज़रा अपने दफ्तर की कहानी बता दीजिए सांसद जी। हम उत्तर प्रदेश में चुनाव में घूम रहे थे तो वहाँ के सांसदों ने कहा कि हमको प्रधानमंत्री ने कहा है कि जाओ सूरत जाके देख के आओ कि दफ्तर कैसे बनाया और चलाया जाता है। क्या है कहानी? फिर एक ने यह भी कहा कि
सब सांसदों को जुटा लिया गया था दिल्ली, एक बड़ा फैसला होना था। तो अब साहब करें क्या? तो पाटिल साहब को कहा गया कि पहले तो इन सबको ज्ञान दीजिए कि आप कैसे कर रहे हो। क्या है प्रसंग वो? 370 और 35 की कलम रद्द करने का जो निर्णय अगस्त हो का रहा पहला था, सप्ताह 2019 उसके पहले एक अभ्यास पर रखा गया था दिल्ली में। और उस अभ्यास वर्ग में मुझे मौका दिया गया था। सांसद का कार्यालय कैसा होना चाहिए और सांसद का काम करने का तरीका क्या होना चाहिए। मेरा ऑफिस आईएसओ है और मूडीज़ ने की है। मूडीज़ बहुत कंजर्वेटिव कंपनी है। जब मैंने उसका कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि कोई भी सांसद का ऑफिस आईएसओ नहीं है। आपने मूडीज को कांटेक्ट किया? तो उसने कहा कि आईएसओ नहीं हो सकता, किसी सांसद का नहीं है। तो ये ख्याल कहाँ से आया आपको आईएसओ का? वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी साहब मुख्यमंत्री थे, जब मैं उनको एक बार मिलने गया था तो मैं वेटिंग में बैठा था, तो उनके ऑफिस में लिखा हुआ था आईएसओ सर्टिफाइड। तो वही लगा कि मैं जब फिर बाद में सांसद बना तो मुझे लगा मैं भी कुछ नया करूं। इसके लिए मैंने उनसे ट्राई किया, उसको मिला। तो उसने मुझे कहा आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका कस्टमर कौन है, आपका प्रॉफिट क्या है। हाँ, फिर? तो मैंने कहा कि जो कुछ काम के लिए लोग आते हैं वो मेरा कस्टमर है। अगर उसका काम हो जाता है, वो खुशी खुशी जाता है, उसके चेहरे पे जो स्माइल आती है वो मेरा प्रॉफिट है। उनको भी थोड़ा अच्छा लगा, उनको लगा, तो उन्होंने 3 महीने तक सांसद की ऑफिस आईएसओ करने के लिए एक सिस्टम बनाए, एक नियम बनाए। फिर मेरे ऑफिस के स्टाफ को उन्होंने 3 महीना ट्रेनिंग दिया। उसके बाद उसको आईएसओ सर्टिफाइड किया। तो मूडीज़ अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है। 80 देशों में उसकी ऑफिस है। पूरा कोई भी अमेरिका जैसे देश का भी रेटिंग वो कम ज़्यादा करने की ताकत रखता है। उसने मेरा ऑफिस आईएसओ किया है। तो फिर बाकी सांसद आते हैं देखने? आते हैं, बहुत लोग आते हैं। भाजपा के ही आते हैं, दूसरी पार्टियों के भी आते हैं? भाजपा के आते हैं। दूसरी पार्टियों के नहीं आते हैं? उनको इंटरेस्ट नहीं है काम करने में। उनको इंटरेस्ट नहीं है? तो नहीं आते तो मैं क्या बोल सकता। अच्छा, एक बात बताइए, कई लोगों ने ये कहा कि आप जनता के लिए भी उपलब्ध हैं, सूरत लोकसभा की, और पत्रकारों के बीच बड़े लोकप्रिय हैं। फिर एक बुजुर्ग पत्रकार ने कहा कि नहीं, वो खुद भी अखबार चला चुके हैं तो उन्हें अंदाजा है। ये नव गुजरात टाइम्स का क्या प्रसंग है? मैंने कहा ना कि पॉलिटिक्स और बिजनेस दो साथ में नहीं करना चाहिए, उसी तरह पॉलिटिक्स और पेपर दोनों साथ में नहीं चलाना चाहिए। मीडिया और पॉलिटिक्स एक साथ नहीं? एक साथ नहीं हो सकता। अगर मैं पेपर चलाता हूँ और मैं किसी के बारे में, मतलब हमारी पार्टी के कोई कार्यकर्ता के बारे में कुछ छप गया, तो वो बोलेगा अपना ही पेपर देखो छाप रहा है। ठीक है, वो कंप्लेन करेगा। अगर दूसरी कोई पार्टी के कोई कार्यकर्ता या नेता के बारे में कुछ छप गया, बोलेगा तो भाजपा का है, इसके लिए छाप रहा है। हमारी विश्वसनीयता नहीं बनती। हाँ, अपने वाले कहते हैं तो अपना है, इसके लिए नहीं खरीदेंगे। सामने वाले वो तो भाजपा का है, उसके लिए नहीं खरीदेंगे। इसके लिए वो जो हमने कोशिश की, लगता है बड़ी गलती कर दी थी 10-15 साल। अटल जी आए थे उद्घाटन के लिए? नहीं, अटल जी तो नहीं आए थे। अभी उनका नाम मुझे याद नहीं है। कोई बड़े नेता आए थे? हाँ, बड़े नेता आए थे। हाँ, क्योंकि पुराने लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, बड़े धूम धड़ाके के साथ शुरू हुआ था अखबार। अच्छा, एक 50,000 सर्कुलेशन हो गया था। 50,000 तो बड़ा नंबर होता बड़ा है। नंबर होता है। एक और चीज की तरफ ध्यान दिलाया लोगों ने। उन्होंने कहा कि देखिए, सीआर पाटिल पे बहुत बात होती है, उनकी बिटिया भी नेतागिरी में है, उस पर कम आप बात होती है। बताइए साहब। धरती निखिल देवरे। देखो, मेरे एक पहली बड़ी बेटी है, वो भी एक गांव में रहती, पूना है, मगर अपने गांव में जलगांव के पास सरपंच है। क्या नाम है बिटिया का? भाविनी। भावनी जी। ये दूसरी बेटी है जो वैसे तो उसने एमबीए किया है। अच्छा। और उसकी इंडस्ट्री भी है, कॉलेज भी है। और पहले वो भी गांव में सरपंच थी। उसके बाद वो जिला पंचायत में चुनी गई जी। और भी महाराष्ट्र में जो इलेक्शन बाद में हुआ उसमें सबसे ज़्यादा वोट से जीती।
तो अपने अपने बलबूते पर तो घर में ये कंपटीशन चलता है, पापा रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं जीतने का कि बिटिया तोड़ रही है? नहीं, कंपटीशन नहीं है, दोनों का स्टेट अलग है, उसका काम करने का तरीका अलग है। खुद पढ़ी लिखी है मेरे से ज़्यादा, वो अच्छा काम कर सकती है और कर रही है। मेरा बेटा है, वो भी एनजीओ में काम करता है। हमारे जो नियम है वो सब मुझे भी लगते हैं। एक घर में दो लोगों को हम जवाबदारी नहीं दे पाते हैं, ओहदा नहीं दे पाते हैं, टिकट नहीं दे पाते हैं। तो वो एनजीओ में काम करता है। वो तो भिक्षुकों को लेकर मंदिर से लाता था, उनको नहलाना, उनके बाल कटवाना, उनकी दाढ़ी करवानी। क्या नाम है बेटे का? जिग्नेश। जी। फिर वो उनको अच्छा खाना, हाइजीनिक खाना मिले उसके लिए व्यवस्था, नए कपड़े देना, पुराने लेकर उसको जला देना, ये सब काम करता था। अभी भी करता है, अलग अलग इसमें करता है। कुछ खेल कूद के साथ भी जुड़ा हुआ है, सीधा पॉलिटिक्स में नहीं है। पूजा पाठ का जिक्र हो रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि एक न्यूमेरोलॉजी स्पेशलिस्ट आए और उन्होंने कहा कि पाटिल साहब आप अपने नाम की थोड़ी सी स्पेलिंग बदल लीजिए, रुका हुआ भाग्य जाग जाएगा। जाग गया। ये सही बात है? सही बात है। क्या उन्होंने करवाया स्पेलिंग में? उन्होंने पाटिल में एक ए जोड़ दिया। हाँ, तो आपको लगता है कि उस अतिरिक्त ए से भाग्योदय हुआ या आपके दशकों के परिश्रम से हुआ? वो देखो, कुछ होता है और उसके साथ जुड़ जाता है। जी। तो हमने लिखा और उसके बाद में प्रगति हुई, तो स्वाभाविक है वो चलता रहा है। एक प्रगति की आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ी चर्चा होती है, मजूरिया से विधायक हर्ष सांघवी की प्रगति। लोगों ने कहा कि इस सीआर पाटिल को चेक करने के लिए, शक्ति का संतुलन बना रहे, इसके लिए ऐसा किया गया है। क्योंकि सीआर पाटिल का ग्राफ बड़ी तेजी से ऊपर बढ़ रहा था, तो सूरत से ही एक और बड़ा नेता, खूब सारे पोर्टफोलियो। देखिए, ऐसा है, आपने पहले कहा कि मुझे ठीक करने के लिए अमित भाई आए। मैंने नहीं कहा, मैंने जो सुना वो आपने जो पूछा। कहा मैं वो आपको बता रहा हूँ। जी। आपने जो जो सुना है जी, आप ही तय कर लो उसमें से क्या सही है। मैं तो इसीलिए पूछ रहा हूँ नहीं, सब अमित सामने। भाई आए, फिर अभी हर्ष आ गया, हाँ, तो ठीक है, बात है ना। मेरी ताकत इतनी थी कि मुझे एक नहीं दो लोग को ठीक करने के लिए भेजना पड़ा। पर सब कहानियों के केंद्र में आप ही रहते हैं। अच्छी बात है। मेरा एक आखिरी सवाल है, आपने धैर्यपूर्वक चुनावी समय में इतना दिया। बिल्किस बानो का प्रसंग, बार बार पूरे देश में ये सवाल पूछा जा रहा है कि गुजरात सरकार की इंटेंट क्या है। क्या 2014 के गुजरात सरकार के उस फैसले पर यकीन किया जाए जिसमें सरकार ने कहा कि सजा माफी ठीक है लेकिन बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में रियायत नहीं होनी चाहिए, या 1992 का हवाला दिया जाए? सीबीआई का एसपी, केंद्र सरकार, अमित शाह गृह मंत्री उनके अंडर में आते हैं, उन्होंने खिलाफ संस्तुति दी। जज जिसने फैसला दिया था उसने खिलाफ संस्तुति दी। इसके बावजूद प्रिजन कमेटी ने रिकमेंडेशन की और जिन लोगों को बलात्कार के मामले में सजा सुनाई गई थी उनको छोड़ दिया गया। और इस पर बीजेपी चुप्पी साधे हुए है। और ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है बार बार क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़कियों की सुरक्षा, लड़कियों की आर्थिक स्वावलंबन और इन सब को लेकर पार्टी बहुत मुखर रहती है। तो पार्टी ये क्यों नहीं मान लेती कि बिल्किस बानो के मामले में ये वैधानिक प्रक्रियाएं, कानूनी दांवपेच, इन सब का हवाला देकर जो कहा जा रहा है वो स्पिरिट ऑफ लॉ के खिलाफ है? वो जो सजा हुई थी वो किसने दिया था? कोर्ट ने दिया था। तो कोर्ट की वो जो बात आपको मंजूर है कि जो उसने सजा दी थी, जी। तो कोर्ट ने कोई अगर निर्णय किया है उसको क्यों नहीं मानते आप? निर्णय तो कमेटी ने किया है रिकमेंडेशंस में, कमेटी के बाद अभी जिसमें तो कोर्ट में भाजपा है। के विधायक, भाजपा के ठीक है ना, कार्यकर्ता, और उसके बाद अभी तो कोर्ट में है। हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। 29 नवंबर को अगली सुप्रीम कोर्ट के तारीख ऊपर है। उसका जो भी निर्णय होगा जी। उसको वेट क्यों नहीं करते? ये जो बिल्किस बानो है, जी। वो बिल्किस बानो हो या कोई भी हो, बलात्कार की घटना नहीं होनी चाहिए। मैं उसके साथ बिल्कुल मेरी भी 3 बेटियां हैं। जी। दूसरी बात जो आप कहते हो कि मुखर कर गुजरात में हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं, जितनी महिला गुजरात में सुरक्षित है उतनी कहीं भी नहीं है। वो आज भी मैं कह सकता हूँ। आज नवरात्र के टाइम में आप आइए,
आपको रात को 1:30-2 बजे भी स्कूटर पे अकेली लड़की जाती मिलेगी, बिल्कुल दिखती है। ये आपको और कहीं नहीं मिलेगी। हम्म। तो यहाँ सुरक्षित है कि नहीं? अगर सुरक्षित नहीं होती तो घर वाले ही उसको जाने नहीं देते। मेरी तीनों बेटियाँ, अभी तो उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बड़ी हो गई, वो तीनों जब रात को 11-12 बजे मुझे कहते थे कि पापा तुम्हारे लिए कौन सा जूस लेके आए हैं, वो उसके अंदर परमिशन मांगती थी या मुझे इन्फॉर्म करती थी। जी। दोनों बातें साथ साथ देती थी। यानी हम जूस लेने जा रहे हैं, आपके लिए कौन सा जूस लाना है, तो मुझे तो सिर्फ जूस बताना है कि हाँ मेरे लिए ये लेके आना है। मगर अगर मुझे भी मेरे मन में डर होता तो मैं बोलता नहीं जाना है, मैं मंगवा लेता हूँ। तो मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, क्योंकि गुजरात की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है। ऐसी कोई भी स्टेट में ऐसी स्थिति नहीं है जो गुजरात में है। दूसरा, जो इंसिडेंट्स होते हैं, एक बिल्किस बानो को हम याद कर लेते हैं, श्रद्धा को क्यों याद नहीं करते? श्रद्धा के केस में उसके 35 टुकड़े किए गए, उसके घर के फैमिली वालों के ऊपर क्या बीतती होगी? ठीक बात है। जो लोग मोमबत्तियाँ लेकर निकल पड़ते थे, ट्विटर पर कुछ ना कुछ लिखते जाते थे, हैशटैग चलाते थे, हैशटैग करवाते थे, क्या बोलते हैं उसको, रैलियाँ निकालते थे, जी। आज क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं? जो बिल्किस बानो के केस में जो भी होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उससे ही होगा, वो सब मानेंगे। मगर वो बाकी इसमें तो वेट नहीं करते थे कोर्ट की, उसके निर्णय की। यहाँ उन्होंने क्यों चुप्पी साधी है? हमारे यहाँ जो दोगलेपन है ये इसी का कारण है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हर मनुष्य को जीने का अधिकार है, सुरक्षित जीने का अधिकार है, और सुरक्षित रखने का जो कर्तव्य है वो सरकार का है। तो सरकार को बखूबी गुजरात में निभा रही है और निभाएगी, ये भी मुझे विश्वास है। तो एक बात को लेकर एक अलग ये होता है और दूसरी बात को लेकर दूसरी तरह चलता है। आपको लग रहा है कि इस एक प्रसंग पर विपक्षी पार्टियां अपना नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही हैं, असल में कुछ नहीं है ऐसा? देखो, कौन क्या करता है उनका अधिकार है। क्योंकि जब प्रेस के लोगों ने बिल्किस बानो और उनके परिवार से बात की तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि हमें 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले, जो कि गुजरात सरकार ने नहीं दिया है। बस पहले का 5 लाख वाला मुआवजा है और हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो लोग अब खुले घूम रहे हैं, उनको फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं। और गोधरा के भाजपा विधायक कह रहे हैं संस्कारी ब्राह्मण परिवार के लोग थे, किसी ने इनको फंसा दिया होगा। उन माननीय विधायक को टिकट भी मिल जाता है। नरोदा पाटिया से भी जिनको टिकट मिलता है, उनके पिता पर गंभीर इल्जाम थे जिन्हें अदालत ने सही पाया क्या था। किसी एक व्यक्ति पर इल्जाम लगता है, उसके बेटे को या उसकी फैमिली को भी सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। वो डॉक्टर है खुद, कल बोलेंगे वो तो बलात्कार में सजा हुई थी उसकी बेटी, उसको क्यों डॉक्टर बनाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पार्टी ने टिकट दिया, उसमें क्या गलत किया? तो उसके फादर ने जो सजा हुई वो सजा पूरी काटी है। ऐसा तो नहीं है कि वो बीच में से कोई भाग आया है या कहीं उसको ये हुआ है। ये जो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से जो देखा जाता है, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम है। विपक्ष अपनी बात पर जब खड़ा होता है, जब अपने गिरेबान में वो नहीं जागता। मैं ऐसा मानता हूँ कि हर इंसिडेंट्स को एक ही तरह से देखना चाहिए। अगर ये सिस्टम बनेगी तो कोई भी पार्टी की ताकत नहीं है कि वो दूसरे के लिए या कोई दूसरे इंसिडेंट्स में अलग तरह से सोचेगी या बयान करेगी। ये जो आदत है ये विपक्षियों की, ये आदत की वजह से ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। आखिरी सवाल, और आखिरी, बिल्कुल आखिरी, कहिए। 8 दिसंबर के बाद सीआर पाटिल गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे या दिल्ली जाएंगे और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दावेदारों में एक नाम और बढ़ जाएगा? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की मेरी कोई भी लायकात नहीं है। मैं इतना बड़ा जवाबदारी में संभाल भी नहीं पाता, न मैंने ऐसा कभी सोचा है न कभी सोचूंगा। मैं सांसद हूँ और सांसद के नाते मैं ज़रूर दिल्ली जाऊंगा और मेरा काम करूंगा। और मंत्री पद? मैं पहले भी आपको कहा कि आज तक मैंने कभी कोई जवाबदारी मांगी नहीं है और कभी मांगूंगा नहीं। और मैं नरेंद्र मोदी साहब के प्रति जो मेरे मन में जो भावना है
वो एक अलग प्रकार की भावना है। बता दीजिए, कई लोग पार्टी में किलसते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही क्लोज हैं प्रधानमंत्री के। नहीं, देखो ऐसा है कि वो जो काम करते हैं, उनका जो काम करने का तरीका है, और वो देश के प्रति काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, गरीब के लिए काम करते हैं, महिला के लिए काम करते हैं, पीड़ित के लिए काम करते हैं। उनके मन में जो भावना होती है वो मैंने देखी है जी। वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से, और बिल्कुल कहते हैं ना कि करना है, ये मेरी ड्यूटी है और मुझे इसको निभाना है, इस भावना के साथ काम करते हैं। आप शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकते। मैंने आज तक कभी भी उनके पास कोई जवाबदारी नहीं मांगी, और मुझे जब भी कोई काम सौंपा होगा तो मैंने कभी उनको फ़ोन नहीं किया कि सर ये काम हो गया, क्योंकि जब उन्होंने कह दिया है वो काम पूरा करना है, उसकी कोई कीमत मैं नहीं देखता। वो काम होना चाहिए, बॉस ने कहा है तो इसको पूरा एग्जीक्यूट पूरा करना करना है। ही है। और बॉस जो कहेंगे वो लोगों के हित के लिए कहेंगे, और उसमें अगर मुझे माध्यम बनने का मौका मिलता है तो मैं बहुत बड़ा नसीबदार हूँ कि मुझे ये मौका मिलता है या मुझे ये जवाबदारी मिलती है। इसके लिए मांगना ये मेरा स्वभाव नहीं है, और मैं कभी भी नहीं मांगता और न मांगूंगा। चलिए, आप सुन रहे थे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नवसारी से तीसरी बार के सांसद CR पाटिल को। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि जनतंत्र में जनता को संवाद पर खूब जोर देना चाहिए। पाटिल साहब, आपने इतना समय दिया, सब सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद।